कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 20। धनराज जी घुटने पर बैठ गए क्योंकि कनक ने गोली धनराज जी के पैरों पर चलाई थी। हर्षद और स्वाति कोई एक्शन लेते उससे पहले उन्हें स्पेशल फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया। वंश जल्दी से कनक के पास जाकर कनक के हाथों से गन लेकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या करने जा रही थी तुम? जब तुम्हें गन चलानी नहीं आती तो तुमने गन उठाई ही क्यों? कनक अपने शोल्डर पर से वंश के हाथों को हटाकर वंश के सामने अपने घुटने पर बैठते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं जानती हूँ मेरे पापा ने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन आपने जो किया है बहुत सही किया है। आपको मेरी जान ले लेनी चाहिए थी। वंश की आंखों में आंसू था क्योंकि वह अपनी बहन काया से बेहद प्यार करता था। काया उसकी ज़िंदगी थी। काया उसके सही और गलत हर फैसले में उसका साथ देती थी, कभी उसके खिलाफ नहीं थी। वह अपने भाई को हर कदम पर सपोर्ट करती थी। उसने माँ बनकर वंश को पाला था। कनक ने पास में गिरे हुए गन को उठाया और वंश के सामने खड़े होते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा पूरा वजूद ही एक झूठ से शुरू होगा। मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपने प्यार की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं नहीं जानती थी कि जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ उसी प्यार की ज़िंदगी को मेरे पापा ने जहन्नुम बना दी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा प्यार वक्त के साथ मेरे लिए जहर बन जाएगा। आपने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है मेरे पापा के मुकाबले में। मेरे पापा ने तो हैवानियत की हदें पार कर दी। मैं हर उस लड़की की कातिल हूँ जिनकी जान मेरे पापा ने ली है। मैं नहीं जानती थी कि जहाँ मैं सुकून से सांस ले रही हूँ वहीं मेरे पापा लड़कियों की ज़िंदगी को जहन्नुम बना रहे हैं। स्वाति ने कनक को देखते हुए कहा, अपना यह इमोशनल ड्रामा बंद करो और मुझे बताओ हार्ड डिस्क का पासवर्ड क्या है? कनक स्वाति के पास जाकर स्वाति से कहा, जिस तरह 5 साल पहले धनराज और हर्षद को हार्ड डिस्क का पासवर्ड नहीं पता चला था और मेरी मम्मा ने अपनी जान दे दी थी, 5 साल बाद भी तुम लोगों को हार्ड डिस्क के पासवर्ड का पता नहीं चलेगा। उस हार्ड डिस्क को मेरी मम्मा ने अपने देश को बचाने के लिए बनाया था, अपने देश को बर्बाद करने के लिए नहीं। आप लोग अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। मैं आप लोगों को आपके मकसद में कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। स्वाति गुस्से से जैसे ही कनक के पास जाने को हुई, स्पेशल फोर्स के एजेंट्स ने स्वाति के हाथ को कस के पकड़े हुए कहा, होशियारी करना बंद करो वरना यहीं एनकाउंटर कर दूंगा तुम्हारा। स्वाति अपने दांत पीसते हुए कहा, आज तो तुम बच गई मेरे हाथों से कनक, लेकिन दुआ करना कि तुम्हारा मुझसे दोबारा सामना ना हो, क्योंकि अगर दोबारा मिली तो उस दिन तुम्हारी जान ले लूँगी। कनक ने दर्द से मुस्कुराते हुए कहा, जिसकी ज़िंदगी को अपनों ने जहन्नुम बना दी हो उसे मौत से डर नहीं लगता। इतना कहकर कनक वंश के पास जाकर वंश के हाथों को पकड़कर उसके हाथों में गन देते हुए कहा, आपको अपना मकसद पूरा करना चाहिए, आपको हारना नहीं चाहिए। सर, आपको वही दर्द मिस्टर धनराज गोयल को देना चाहिए जो आपने कभी बर्दाश्त किया था। कनक की बातें वहां खड़े किसी को भी नहीं समझ में आ रही थी। धनराज जी ने अपने घुटने पर बैठे हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो लाडो, लेकिन खुद को इस तरह सज़ा मत दो। मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे वह मंजूर होगी, लेकिन खुद को इस तरह नुकसान मत पहुँचाओ। कनक अपनी गर्दन पीछे कर धनराज जी को देखते हुए कहा, यह सब तो तब सोचना चाहिए था ना पापा, जब आपने करोड़ों जिंदगियां बर्बाद की। तब आपने कितनी कम उम्र की लड़कियों को दरिंदों के हाथों में सौंप दिया। क्या आप अपनी बेटी के साथ रेप होते देख सकते हैं? अगर हाँ तो आपने कुछ गलत नहीं किया, और अगर नहीं तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। वंश जैसे ही अपना हाथ पीछे लेता और गन को छोड़ता, कनक ने वंश के हाथों को कसकर पकड़ते हुए वंश को गले से लगा लिया और उस गन का ट्रिगर दबा दिया। उस गन की बुलेट कनक के पेट में होल कर गई। कनक के एक्शन से सभी हैरान हो गए। धनराज जी ने चीखते हुए कहा, लाडो। हर्षद ने चीखते हुए कहा, कनक। कनक ने अपने हाथों को वंश के चारों तरफ लपेटकर वंश से कहा, सॉरी, शायद आपके साथ बदतमीजी करने की यही सजा थी। आपका बदला मैंने पूरा कर दिया, आप जीत गए सर। धनराज जी की आंखों से आंसू गिर रहा था। जिस बेटी को उन्होंने इतने नाजों से पाला था, आज वही बेटी ने उनके सामने मौत को गला लगा लिया था, और उसकी वजह थी उनकी लालच। धनराज जी जीत कर हार चुके थे। वह बिल्कुल बेसुध से हो गए थे। कनक जैसे ही जमीन पर गिरती, वंश कनक को लिए हुए अपनी बाहों में जमीन पर बैठ गया। स्वाति ने इसी मौके का फायदा उठाया और उसने स्पेशल फोर्स के गन को लेकर सबकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मुझे जाने दो वरना मैं सबको मार दूंगी। स्वाति के साथ साथ हर्षद ने भी वही किया और स्पेशल फोर्स को अपने गन पॉइंट पर रख वह दोनों वहां से फरार हो गए। धनराज जी दर्द से जमीन से उठकर अपने बेटी के पास आकर बैठते हुए कहा, लाडो, यह क्या किया तुमने?
कनक ने अपने पापा को देखते हुए कहा, आपके गुनाहों की थोड़ी सजा दी हूँ खुद को। कनक के मुंह से खून आ गया। अपनी बेटी को ऐसे तड़पते देख धनराज जी के दिल में दर्द होने लगा। धनराज जी ने वंश से कहा, तुम मुझे जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। वंश ने कनक के पेट पर हाथ रखा था जहाँ से ब्लड निकल रहा था। कनक ने अपने खून से सने हाथों को वंश के व्हाइट शर्ट पर दिल की जगह हाथ रखते हुए कहा, एक बार किसी से दिल से प्यार करिएगा, क्योंकि प्यार में वह ताकत होती है जो आपके सारे दर्द को खत्म कर देता है। कनक ने उल्टी सांस लेते हुए कहा, आई लव। इतना कहते ही कनक के हाथ जमीन पर गिर गए। उसकी आंखें बंद हो गई और उसकी आंखों में ठहरा आंसू उसकी आंखों के कोने से बाहर आ गया। लूसा, यश, मानिक, धनराज जी सभी शॉक्ड में थे। वंश को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि कनक की शुरू से आखिरी तक कोई गलती नहीं थी। वह भी तो उसकी दी की तरह थी जो मासूम थी। उसने भी जिससे प्यार किया उसने उसे धोखा दिया। उसमें और हर्षद में अब कोई फर्क नहीं रहा। धनराज जी रो रहे थे। उनके गुनाहों की सजा आज उनकी बेटी को मिली थी 6 महीने बाद। इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदल गया था और जो नहीं बदला था वह था वंश का एटीट्यूड। उस रात के बाद कनक के दिल में वंश के लिए कोई प्यार नहीं था। कनक को डॉक्टर ने बचा लिया था, लेकिन उस हादसे ने कनक के अंदर एक ऐसा दर्द देकर गया था जो कनक पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती थी। कनक रूहान को अपने बेबी की तरह प्यार करने लगी थी, क्योंकि उसके दिल में यह अफसोस था कि उसके पापा ने रूहान की मम्मा को उससे छीन लिया। इसलिए उसने अपना सारा वक्त रूहान को दे दिया था। कनक रूहान को कभी काया की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। अगर देखा जाए तो कनक आज भी खुद को वही सज़ा दे रही थी। कनक अपने पापा की गलतियों की सज़ा अब तक काट रही थी। जिस उम्र में उसके अपने सपने होने चाहिए, अपनी खुशियाँ होनी चाहिए, उस उम्र में वह रूहान की जिम्मेदारी उठा रही थी। दोनों एक साथ घर में होते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर थे। वंश बहुत बार कनक से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन कनक हर बार उसे नज़रअंदाज कर उसके पास से चली जाती। कनक को वंश से यही शिकायत थी कि उस रात वंश ने उसे क्यों बचाया। रूहान कनक को देखते हुए कनक से कहा, रैबिट, तुम उस रात के बाद मुस्कुराती क्यों नहीं हो? क्या वंश ने तुम्हें डांटा है? क्या उसने तुम्हें कोई पनिशमेंट दी है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम मेरे साथ खेलती भी नहीं हो। कनक लिविंग एरिया में बैठी थी। वह रूहान को देखते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ डैडी, वह मेरे एग्जाम आ रहे हैं ना, और मैंने पढ़ाई भी नहीं की है, तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। तुम्हारी रैबिट को कुछ नहीं हुआ है। मानिक, लूसा और यश तीनों कनक को देख रहे थे। लूसा ने कनक को देखते हुए कहा, हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते करते कनक को पूरी तरह से भूल गए। अगर देखा जाए तो कनक की भी तो कोई गलती नहीं थी ना, वह भी तो मासूम थी। सोचो उसे कितनी तकलीफ होती होगी 6 महीने पहले अपने पापा के बारे में सब कुछ जानना और उसे यह पता चलना कि उसकी मम्मा को मारने वाले और कोई नहीं उसके पापा ही थे। तभी वहाँ बाहर से वंश ने आते हुए कहा, तुम तीनों यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, जाकर धनराज गोयल की फाइल को पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करो, आज उसका एनकाउंटर किया जाएगा। वंश ने इतना ही कहा था कि कनक ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वंश कनक को देखते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, चलो मेरे साथ। कनक ने बिना वंश को देखे कहा, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जो कहना था मैंने 6 महीने पहले कह दिया था। अगर आप मुझसे उस हार्ड डिस्क का पासवर्ड जानना चाहते हैं तो आप भूल जाइए कि मैं आपको उसका पासवर्ड बताऊंगी। इतना कहकर कनक उठकर लिविंग एरिया से निकलकर गार्डन की तरफ चली गई। रूहान वंश के पास आकर वंश से कहा, तुमने क्या किया है रैबिट के साथ? वह उदास क्यों है? क्या तुमने उसे पनिश किया है? वह मेरे साथ खेलती भी नहीं है। तुम तो उसे मेरी मम्मा बनाने वाले थे ना। आखिर इन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ वंश जो सब कुछ बदल गया? वंश रूहान की आंखों में देखते हुए कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, इसलिए अभी कोई जिद नहीं। रूहान वंश के हाथ को छोड़ते हुए वंश को घूरते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। तुम इतने गुस्सा करोगे और रूडली बात करोगे तो सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, फिर रहना तुम अकेले। वंश को गुस्सा आ गया। वंश रूहान के सामने बैठते हुए कहा, तुम्हें उसे भूलना होगा, अब वह यहाँ नहीं रहेगी। किसी काम से आई थी, उसका काम पूरा हो गया, अब उसे यहाँ से जाना होगा। वंश की आंखों में देखते हुए कहा, कभी नहीं, रैबिट हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा वंश, मैं रैबिट के साथ रहूँगा। तुम हमेशा बिजी रहते हो और वह हमेशा मेरे लिए फ्री रहती है। इतना कहकर रूहान वहाँ से चला गया। वंश ने अपने मन में कहा, तुम इतनी अच्छी क्यों हो? मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकता और नफरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें प्यार करूँगा तो मुझे
हमेशा तुम्हारे चेहरे में तुम्हारे बाप का चेहरा दिखेगा और मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिल तुमसे नफरत करना नहीं चाहता, क्योंकि तुमने कहीं गलती नहीं की। तुम्हारा मुझसे दूर जाना ही बेहतर होगा। तुम जितना मेरे पास रहोगी मैं तुम्हें उतना ही दर्द देता जाऊंगा और मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता हूँ। जब तुम मेरी बाहों में बेजान सी पड़ी थी तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने किसी और की गलती की सज़ा तुम्हें दी है। मैं हर्षद की तरह सेल्फिश हो गया था, लेकिन अब नहीं। अब मुझे तुम्हें मुझसे दूर करना होगा। तुम्हें इतना टॉर्चर करना होगा कि तुम खुद मुझे छोड़कर चली जाओ। मुझे तुम्हारा विलेन बनना होगा। कनक गार्डन में बैठी थी। उसने अंकित से बात की तो अंकित बहुत रो रहा था। कनक ने अपने मन में कहा, मुझे अंकित के लिए बहुत मेहनत करनी है, अंकित को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देनी है। कनक यह सब सोच ही रही थी कि वंश ने कनक के पास आकर कनक से कहा, यह एटीट्यूड किसी और को दिखाना, मुझे नहीं। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं कि तुम उस हार्ड डिस्क का कोई फ़ायदा नहीं उठाओगी। कनक चेयर से उठकर वंश की तरफ पलटकर वंश की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे पास वह हार्ड डिस्क नहीं है, वह स्वाति के पास है, तो उसका गलत इस्तेमाल करने की बात ही नहीं आती। वंश ने कनक से कहा, जब तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरा तुम्हारे आसपास रहने से तुम्हें घुटन होती है, तो तुम मेरे घर में अभी तक क्यों हो? छोड़कर चली जाओ ना। कनक चलते हुए वंश के पास आकर बिल्कुल वंश के करीब खड़े होते हुए वंश से कहा, जाना चाहती थी छोड़कर, लेकिन आपने मुझे रोका है। अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती और मैं तब तक यह घर नहीं छोड़ सकती जब तक रूहान बड़ा नहीं हो जाता, ताकि मैं उसे यह बता सकूं कि उसकी मम्मा को मेरे पापा ने मारा था। वंश झटके से कनक के दोनों शोल्डर पकड़कर कनक से कहा, रूहान पर दया करने की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। कनक भी वंश के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मैं उस पर दया नहीं कर रही, बस अपनी बाप की गई गलतियों की सजा काट रही हूँ और आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नफरत और धोखे की कहानी में किसी को फर्क नहीं पड़ता। वंश झटके से कनक को छोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ, वरना हर दिन तुम्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। कनक ने वंश की आंखों में देखते हुए कहा, जब मैंने प्यार किया था तब भी मुझे बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, और आज मैं नफरत और अपनी सज़ा काट रही हूँ तब भी मुझे उसी का सामना करना पड़ेगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब गलती बड़ी है तो सज़ा छोटी कैसे हो सकती है? आपको जो जो करना है करिएगा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। इतना कहकर कनक वहाँ से चली गई। कनक को जाते देख वंश अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे तुम्हारे साथ बदतमीजी करनी पड़ेगी। सॉरी बेबी डॉल, लेकिन मैं तुम्हारी हर दिन को कांटे से भर दूंगा ताकि तुम इस घर को छोड़कर जाओ और कभी दोबारा इस घर की तरफ मत देखो। इतना कहकर वंश वहां से चला गया। अगली सुबह कनक जब नहाकर रूम में आई तो उसने सिर्फ बाथरोब पहना था। उसे लगा रूम में कोई नहीं है। कनक जैसे ही क्लोजेट रूम के पास जाती, वंश एक झटके से कनक के कमर में हाथ डालकर कनक को अपने करीब खींच लिया। अचानक इस तरह खींचे जाने पर कनक डर गई, लेकिन जब उसने वंश का चेहरा देखा तो वह और भी ज़्यादा डर गई। वंश ने झटके से कनक को दीवार से सटाकर कनक के दोनों हाथों को पकड़कर जैसे ही किस करने को हुआ, कनक ने अपना मुंह फेर लिया। कनक ने चिल्लाते हुए कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? हर चीज़ से मन भर गया क्या आपका, जो मेरे साथ बदतमीजी करने पर उतर आया है? वंश एक झटके से अपनी दूसरे हाथ से कनक के जबड़े को पकड़कर कनक के चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब कर कहा, रूहान चाहता है मैं तुमसे शादी करूं। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें भूलने के लिए मैं रूहान को एक छोटी सी बहन दे दूँ। वह अपनी छोटी बहन पाकर तुम्हें भूल जाएगा और उसको छोटी सी बहन देने के लिए मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करना पड़ेगा बेबी डॉल। जब तुम रूहान को छोड़कर जाओगी तो रूहान अपनी छोटी बहन के साथ तुम्हें भूल जाएगा। इतना कहकर वंश कनक को किस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कनक वंश को किस करने नहीं दे रही थी। कनक ने वंश से कहा, आप पागल हो गए हैं। अगर आपको रूहान के लिए बहन चाहिए तो किसी और के पास जाइए, मुझे छोड़ दीजिए वंश। वंश कनक को देखते हुए कनक से कहा, क्या बात है बेबी डॉल? सर से डायरेक्टली वंश हो गया। वंश कनक से बात कर ही रहा था कि तभी कनक के फ़ोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था। कनक ने फ़ोन पर देखा तो उस पर अंकित फ्लैश हो रहा था। अंकित का नाम फ्लैश होते देख कनक ने वंश से कहा, छोड़िए, मुझे अंकित फ़ोन कर रहा है, उससे कुछ बात करनी होगी। वंश कनक को कसकर पकड़कर कहा, तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखना चाहिए।
तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे होना चाहिए, ना कि अंकित को। तुम अंकित से तब बात करोगी जब मैं तुम्हें परमिशन दूंगा। कनक अपने हाथ को वंश से छुड़ाकर वंश के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, लगता है आप होश खो बैठे हैं। पहली बात, मैं कोई बाजारू लड़की नहीं हूँ जो लोगों को बच्चे पैदा करके देती फिरूँ। अगर इतना ही बच्चे पैदा करने का शौक़ है तो किसी भी लड़की से पैदा करवा लीजिए, लेकिन मुझसे ऐसी उम्मीद मत कीजिए। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं यह घर छोड़कर नहीं जाने वाली। अगर आप इससे नीचे भी गिर गए ना, तब भी नहीं। इतना कहकर कनक ने वंश को धक्का दे दिया। वंश कनक की बातें सुन शॉक्ड हो गया था। किसी ने सही कहा, लोगों को उम्र बड़ा नहीं बनाती, हालात और वक्त बड़ा बना देती है। कनक अपना फ़ोन उठाकर क्लोजेट रूम में जाकर अंकित का फ़ोन उठाया तो दूसरे साइड अंकित ने कहा, दी मैं आपके पास आना चाहता हूँ। प्लीज़ दी, मुझे अपने पास बुला लीजिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। अंकित की बात सुनकर कनक की आंखों में आंसू आ गया। कनक ने अंकित से कहा, अंकित बस कुछ दिन और, मैं जल्दी तुम्हें लेने आऊँगी, तुम प्लीज़ इतना उदास मत हो। अंकित ने कनक से कहा, दी मैं आखिरी बार पापा से मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी यह विश पूरी कर दीजिए। आप अपने छोटे भाई की इतनी सी विश पूरी नहीं कर सकती दी, प्लीज़ दी। अंकित कनक से 4 साल का छोटा था। कनक की तरह अंकित भी मिस्टर धनराज की जान था। कनक ने अंकित से कहा, अंकित मैं तुम्हें 2 घंटे बाद फ़ोन करके बताती हूँ, ओके। कनक अपने कपड़े चेंज कर बाहर आई तो वंश सोफे पर बैठा कनक को घूर रहा था। वंश ने कनक से कहा, हो गई बात। कनक ने वंश को देखते हुए कहा, मुझे मिस्टर धनराज से एक बार मिलना है। कनक की बात सुन वंश सोफे से उठकर खड़े होते हुए कनक को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ या पागल दिखता हूँ? तुम्हें लगता है मैं एक क्रिमिनल से तुम्हें मिलने दूंगा? कनक वंश के पास जाकर वंश की आंखों में आंखें डालकर वंश से कहा, अंकित अपने पापा से मिलना चाहता है। एक बेटे को पूरा हक है अपने पापा को आखिरी बार देखने का, मिलने का। क्रिमिनल के साथ साथ वह किसी के पापा भी है। वंश कनक के शोल्डर को पकड़कर कनक को बिल्कुल अपने करीब कर कनक की आंखों में देखते हुए कहा, वह किसी का कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ एक क्रिमिनल है जिसका आज पब्लिक में एनकाउंटर किया जाएगा, ताकि हर गद्दार को अपने देश के साथ गद्दारी करने के लिए 100 बार सोचना पड़े। कनक की आंखों में आंसू था, लेकिन उसके आंसू उसकी आंखों से बाहर नहीं आ रहे थे। कनक ने वंश को देखते हुए कहा, उनके साथ हेडक्वार्टर को जो भी करना है कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर मरने वाले की आखिरी विश पूरी होती है। मैं नहीं जानती मिस्टर धनराज की आखिरी विश क्या है, लेकिन उनका एक 15 साल का बेटा है जो अपने पापा को आखिरी बार मिलना चाहता है। क्या तुम इतना नहीं कर सकते? वंश कनक को छोड़ते हुए सोफे पर बैठकर टेबल पर अपने पैरों को रख क्रॉस करते हुए कहा, वंश राय सिंघानिया बिना प्रॉफिट का कोई भी काम नहीं करता। अगर मिस्टर धनराज गोयल से तुम्हारे भाई को मिलना है तो उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। क्या तुम वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? कनक ने वंश को देखते हुए कहा, इस घर को नहीं छोड़कर जाऊंगी, इसके अलावा मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। वंश कनक को देखते हुए कहा, गुड जॉब। मेरी 3 शर्त है, अगर तुम मेरी यह 3 शर्त मान जाती हो तो मैं तुम्हारे भाई को मिस्टर धनराज गोयल से मिलाने के लिए तैयार हूँ। कनक जानती थी कि वंश कोई छोटी मोटी शर्त नहीं रखेगा, लेकिन उसे अपने भाई की विश पूरी करने के लिए वंश के सामने झुकना पड़ेगा। उसे उसकी वह 3 शर्त माननी होगी। क्या है वंश की 3 शर्त? क्या वंश कनक को पूरी तरह से खो देगा? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं, और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।